नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों तरफ से भारत पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, अमेरिका जिस तरीके से दोनों देशों को सपोर्ट कर रहा है, इतना बड़ा लोन जो दिया गया है जिसको अटकाया गया था पिछले काफी सालों से, अब भारत पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये चीजें करके अमेरिका एक तरीके से भारत से कोई बदला ले रहा है या फिर इनडायरेक्टली एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है कि या तो मोदी जी नीचे उतरे या फिर यहाँ पर कुछ हो सकता है? ऐसी भी बातें की जा रही है कि देश को भी तोड़ने की, कई टुकड़ों में बांटने की तैयारी की जा रही है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखो, पीएम मोदी अमेरिका में गए थे जून 2023 में, स्टेट विजिट पे गए थे, तो बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट थी। उसके बाद से अमेरिका ने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। जब G20 समिट हुई तब से उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। पहले कनाडा के थ्रू, फिर डायरेक्टली, कभी पन्नू कभी निज्जर। तो लेकिन यूएस क्यों इंडिया को टारगेट कर रहा है? इंडिया उनसे डिफेंस के इक्विपमेंट भी खरीद रहा है। एक्चुअली जब पीएम मोदी यूएस के अंदर गए थे तो यूएस को उम्मीद थी कि इंडिया को नाटो में ज्वाइन करा लेंगे या इंडिया को नाटो प्लस में करा लेंगे। उनका पर्पस था कि अगर इंडिया नाटो या नाटो प्लस में आता है तो इंडिया आर्म्स उनसे खरीदेगा और उनके सामान की बिक्री होगी। लेकिन पीएम मोदी झुके नहीं, पीएम मोदी ने उनकी बात नहीं मानी, उसको टाल के चले गए। तो यूएस ने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। ये भी बात थी कि कुछ नाराजगी थी उनकी कि इंडिया रशिया से ऑयल क्यों ले रहा है। देखिए, यूएस अपने डिफेंस के इक्विपमेंट बेच करके काम करता है, अपनी इकोनॉमी को प्रमोट करता है। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है, जो उनका मेन काम है वो है टूरिज्म या साथ में डिफेंस के इक्विपमेंट बेचना। तभी तो आज हम फ्रांस के साथ क्लोज आ रहे हैं, फ्रांस भी हमको सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। देखिए, मेन बात क्या है कि अभी रिसेंटली जब पीएम मोदी यूएस के अंदर गए थे, क्वाड की मीटिंग भी हुई, यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग भी हुई, लेकिन तब जो बांग्लादेश के इंटीरियर प्रेसिडेंट है मोहम्मद यूनिस, उन्होंने पीएम मोदी से मीटिंग मांगी। पीएम मोदी ने साफ मना कर दिया। लेकिन उसके बाद मोहम्मद यूनिस की शहबाज शरीफ से मीटिंग होती है और ये जब से बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ है तो पहला बांग्लादेश का हेड है जो पाकिस्तान के हेड से मिल रहा है 71 के बाद, क्योंकि कोई उनसे मिलना नहीं चाहता था। जिस तरीके से उनके खिलाफ नफरत थी, जिस तरीके से उन्होंने वहां पे 30 लाख लोगों का मैसेकर किया था बांग्लादेश के अंदर, जिस तरीके से वहां पे 3 लाख लड़कियों का इन्होंने रेप किया था और उनको प्रेग्नेंट कर दिया था। लेकिन अब उनसे मिले तो फिर कहते हैं मिलके काम करेंगे। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात हुई कि इनकी मीटिंग हुई जो बाइडेन के साथ, मोहम्मद यूनिस की। अब ये भी मीटिंग जो 34 साल के बाद हुई है। जो लास्ट बांग्लादेश का प्रेसिडेंट था जनरल एरशाद, उसकी मीटिंग हुई थी उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट के साथ, और वो उसके बीच बीच में कोई हल्की मीटिंग तो हुई, लेकिन इस टाइप की मीटिंग कोई नहीं थी जैसे कहीं वहां विजिट हो उसके ऊपर हो। जैसे अभी G20 की समिट हुई तो पीएम मोदी ने बुलाया था यहाँ पे शेख हसीना को, उनके साथ फोटोग्राफिक सेशन भी किया था जो बाइडेन के साथ, लेकिन ये मीटिंग नहीं थी। तो ये जो मीटिंग थी इनको बड़ा एक नजरिए से देखा जाता है कि क्या पर्पस है इन मीटिंग का। इसका मतलब है कि यूएस पूरा सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हुई कि इस मीटिंग के बाद, यानी कि जो यूएन की जो जनरल असेंबली की मीटिंग थी, उसके बाद पाकिस्तान को $7 बिलियन दे दिए गए आईएमएफ के द्वारा। और ये डॉलर के लिए यूएस ने बड़ा प्रेशर डाला आईएमएफ के ऊपर कि आप जाइए उनको लोन दे दीजिए। लोन दे दिया उनको $7 बिलियन का। साथ में यूएस ने प्रेशर डाला सऊदी और यूएई के ऊपर कि आपका जो लोन है आपने जो दिया पाकिस्तान को, उसको आप रोल ओवर कर दो, यानी कि एक्सटेंड कर दो, क्योंकि कुछ लोन वहां पे मेच्योर होने वाला था। साथ में चाइना तो अपने आप एग्री कर गया इनका लोन रोल ओवर करने के लिए। तो पाकिस्तान को जो पैसा मिला वो मिला $12 बिलियन। वैसे राजनाथ सिंह ने भी कहा था एक स्टेटमेंट के अंदर, कश्मीर के अंदर जाकर के, कि भाई पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे होते तो जो उनको आईएमएफ दे रहा उससे ज्यादा तो हम ही दे देते। यानी कि हम जब बांग्लादेश को $8 बिलियन दे सकते हैं शेख हसीना के टाइम पे, तो पाकिस्तान को भी दे देते। तो इससे पाकिस्तान में हड़कंप भी मच गया, तो इंडिया से दोस्ती क्यों नहीं करी। लेकिन दूसरी बात आती है कि पाकिस्तान को, जो आपने देखा मार्च के महीने में पाकिस्तान के मिलिटेंट ने दोबारा अटैक करना शुरू कर दिया था इंडिया के ऊपर। ये यूएस के कहने पे किया था। यूएस ने कहा आप अटैक करो, हम देख लेंगे, और हमें एक मैसेज भी भेज दिया था। इसीलिए पीएम मोदी ने कोई यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दिखाया या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। वैसे कई काम किए जा रहे हैं पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने की, वो अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो मोहम्मद यूनिस है, वो जब यूएस पे थे तो जो बाइडेन की मीटिंग हुई, चलो कोई बात नहीं, आपने मिल लिया उनसे। लेकिन उस टाइम पे जो बिल क्लिंटन है, उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट सपोर्ट कहा कि हम इनको सपोर्ट करते हैं। बिल क्लिंटन इस टाइम पे पावर में नहीं है, लेकिन उन्होंने मोहम्मद यूनिस को सपोर्ट दिखाई बांग्लादेश को। यानी कि इसका मतलब यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी मोहम्मद यूनिस के पीछे है
जबकि इंडिया उनको सपोर्ट नहीं करता, रिकॉग्नाइज नहीं करता प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इंडिया अंदर से कहता है कि कोई इलेक्टेड आदमी तो है नहीं, नॉमिनेटेड आदमी है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि वहां पे जब थे तो यूएस ने वर्ल्ड बैंक के ऊपर प्रेशर डाला, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को बुलाया कि आप मोहम्मद यूनुस से मिलो, और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट मोहम्मद यूनुस से मिले न्यूयॉर्क में, और उनको उन्होंने $3.5 बिलियन दे दिए, बगैर मांगे, बगैर कुछ किए, कि आपके कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बनने हैं, आपको पैसा देना पावर का, तो लो हमसे। तो एक बात तो समझ में आती है कि दोनों को यूएस क्यों पसंद कर रहा है। और दूसरी बात है कि मोहम्मद यूनुस ने यूएस जैसे ही इससे मीटिंग हुई शहबाज शरीफ से, तो उन्होंने कहा जी सार्क की मीटिंग को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। इंडिया इसको स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान को दूर रखना चाहता है इंडिया इससे, तो इनका पर्पस इंडिया को टारगेट करना। फिर बांग्लादेश के अंदर एक और डिमांड चल रही है, वहां के जो मिलिटेंट है वो इंडिया को धमकी देने लग गए। रहमानी एक उनके एबीटी के प्रेसिडेंट है, एक गैंगस्टर है, एक आप टेररिस्ट हैं, वो इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, हम चाइना से कह के तुम्हारा चिकन नेक को ब्लॉक कर देंगे, हम पाकिस्तान से कह के तुम्हारे से कश्मीर ले लेंगे, साथ में तालिबान को बुला लेंगे। मतलब अजीब सी बात है, कोई ढंग की बात नहीं करता, अकल तो है ही नहीं बांग्लादेशियों को, आपको पता ही है कैसी अकल होती है। और साथ में उनके जो आपकी जमात इस्लामी है वो उन्होंने भी धमकी दे दी इंडिया को। फिर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, उनको पूजा, जो आपकी दुर्गा पूजा वो सेलिब्रेट नहीं करने दे रहे। कहे जी दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करनी है तो जितने भी आपके पंडाल हैं उनको 5-5 लाख टका देने होंगे। लेकिन गवर्नमेंट इसलिए थोड़ा सपोर्ट कर रही है कि वहां पे इस टाइम पे यूएनएचसीआर की टीम बैठी है बांग्लादेश के अंदर कि हिंदुओं पे क्या अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन सब कुछ को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब जो जैसे हमारा फेक करेंसी का काम था, फेक करेंसी जो छपती थी कांग्रेस के टाइम में छपनी शुरू हुई, छपनी थी जो हमारी करेंसी थी उसका जो सीक्रेट कोड था वो छपने जाता था ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन में एक कंपनी थी जिसके मालिक इटालियन थे, तो आप सोच सकते हैं कि किसका इसमें इंटरेस्ट होगा, इटालियन कंपनी, और यहाँ पे जो डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर वो भी इटालियन। और तब फेक करेंसी का जब काम स्टार्ट हुआ 2005 में, तो हमने भी देखा आकर के पहले ये सारा के सारे फेक करेंसी आती थी इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान के रास्ते, फिर जब वहां पे वाट ज्यादा कर दी तो सारी आनी शुरू हो गई नेपाल के रास्ते, क्योंकि वहां पे पोरस बॉर्डर है। तो इंडिया ने उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया हमारी एजेंसी ने कि वहां पे 100 रुपए का नोट चलेगा, 500 का नोट नहीं चलेगा। तो फेक करेंसी वहां से भी आनी कम हो गई। तो फिर इन्होंने बांग्लादेश का रूट देखा। जब खलीदा जिया वहां की प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की 2001 से 2005-6 तक, तो फेक करेंसी वहां से फ्लो करती थी। इवन पाकिस्तान की आई से उस टाइम पे एक्टिव हो चुकी थी बांग्लादेश के थ्रू, और यहां से टेररिस्ट भेजे जाते थे इंडिया के अंदर। लेकिन अब जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर उनके प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ से मिले हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पहले टेररिस्ट आते थे पाकिस्तान से, फिर कुछ टेररिस्ट आपके नेपाल के रूट से भी आते थे, अब यहां से आएंगे बांग्लादेश से। और एक खतरा पड़ गया हमारे स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को, क्योंकि हमारा बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है 4097 किलोमीटर का। पीएम मोदी वहां पे 2015 में गए थे बांग्लादेश के अंदर, और एक बाउंड्री एग्रीमेंट भी साइन किया था, बांग्लादेश को सपोर्ट भी करते थे। लेकिन वो बॉर्डर अभी तक फेंस तो हो चुका है, लेकिन फेंसिंग तो कोई भी काट के आ सकता है, ये भी प्रॉब्लम होती है। फिर वहां पे लोग क्या है, इनको वहां से तो इजीली लोग घुस आते हैं, जैसे नेपाल से आते हैं, बांग्लादेश से तो काफी इजी है वहां से आना। तो कैसे सिक्योर किया जाएगा? क्योंकि हमने मुंबई के हमले भी देखे हैं, वहां से भी किस तरीके से नाव में आए थे, यहाँ तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। देखो ऐसा था कि जहां तक म्यांमार की बात है, म्यांमार से भी घुस के आते हैं, तो गवर्नमेंट ने म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है, और फेंसिंग के साथ साथ पैरेलल रोड भी बनेगा। इसका मतलब है कि वहां पे जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 31,000 करोड़ का। अगर हम बांग्लादेश के बॉर्डर को फेंसिंग करना शुरू करते हैं तो कई लाख करोड़ का हमारा खर्चा आएगा, एडिशनल खर्चा आएगा। यहाँ पे 250 के करीब नई पोस्टें खोल दी गई हैं इन्होंने बॉर्डर पे। देखिए बॉर्डर पे बीएसएफ खड़ी है, बीएसएफ ये तो है नहीं कि जगह जगह खड़ी रहेगी, इनकी पोस्ट होती है बॉर्डर से थोड़ी दूर होती है, वो चक्कर काटते रहते हैं, और वहां पे बीएसएफ को डबल भी कर दिया गया। लेकिन फिर भी लोगों को आने में क्या दिक्कत है, मार्चेस हैं, 54 रिवर जाती है इंडिया से बांग्लादेश के अंदर, वहां से भी लोग आ जाते हैं, आना जाना लगा रहता है, वहां से मार्चेस के अंदर से भी घुस आते हैं। और यहाँ पे फेंसिंग का काम तो हुआ है, लेकिन प्रॉपर फेंसिंग तो नहीं हो सकती ना कि आप पूरा कैसे रोक सकते हैं। अब अगर आपने देखा हो कि इजिप्ट और जो जॉर्डन, इजिप्ट और लेबनान के बीच में जो बॉर्डर लगता है, या जो हमास का एरिया वहां पे जो बॉर्डर लगता है, वहां पे जो इजिप्ट ने बड़ी बड़ी वॉल्स बना रखी है, और 11 उनके सिक्योरिटी के लेयर्स हैं वॉल की, उसको क्रॉस करके कोई आ सकता है। तो यहाँ पे आप इतनी तैयारी तो कर नहीं सकते, इतना खर्चा भी नहीं कर सकते। तो खतरा तो बना हुआ है, विजिलेंस भी साथ में। लेकिन दिक्कत तो है
अब क्या है कि दोनों का एक आपस में अलायंस हो गया, एक टेररिस्ट पाकिस्तान, एक टेररिस्ट बांग्लादेश, तो खतरा बढ़ गया। और दूसरी बात है कि चाइना का बड़ा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे मिल जाएं, क्योंकि जब शेख हसीना पावर में आई थी 2009 में, तो शेख हसीना ने चाइना को थोड़े डिस्टेंस पे मेंटेन कर दिया था, डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने शेख हसीना को ज्यादा भाव नहीं दिया। पीएम मोदी के आने के बाद उन्होंने शेख हसीना को भाव देना शुरू कर दिया, इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी, क्योंकि इनके फादर को तो हमने एलिमिनेट कराया था और ये प्रो इंडिया भी थी, हिंदुओं को भी प्रोटेक्शन दे रही थी। तो शेख हसीना ने 2000 जब पीएम मोदी बांग्लादेश विजिट किए 2015 में, तो वहां पे बहुत से एग्रीमेंट साइन किए गए और अब भी वहां पे एग्रीमेंट साइन किए जा रहे थे। बहुत सी उनको चीजें दी गई, बॉर्डर का एग्रीमेंट से रिजॉल्व कर दिया गया, फिर बॉर्डर की पोस्टें ओपन कर दी गई, एक दूसरे की जगह ट्रेड स्टार्ट हो गई लीगल तरीके से। फिर इस टाइप पे इंडिया के अंदर बांग्लादेशी बहुत आते हैं, प्रॉपर वीजा लेके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर जो बंगला आते हैं वीजा लेकर के, वो आते हैं बांग्लादेशी, 26% आते हैं बांग्लादेशी टोटल आपके जो टूरिस्ट आते हैं। तो इससे इंडिया की इनकम भी होती थी, मेडिकल टूरिज्म बढ़ गया। लेकिन अब क्या है कि खतरा बढ़ गया, स्पेशली मोहम्मद यूनुस के आने के बाद। और चाइना का इंटरेस्ट है कि चाइना अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को इकट्ठा लाना चाहता है, क्योंकि उसकी पर्पस सर्व होती है। एक तो इंडिया को टारगेट करेगा, दूसरी बात है कि बांग्लादेश के अंदर अपनी जमीन बिठा लेगा। शेख हसीना ने तो उसको एक हिसाब से कोने पे रख दिया था। आप देखो कि जब शेख हसीना पावर से हटने के बाद, जब वहां पे मेन झगड़ा हुआ था, पहले इंडिया आई थी सितंबर जुलाई 2024 के अंदर, और उसके बाद वो चली गई थी चाइना। जब चाइना जो 4 दिन के विजिट पे गई तो 3 दिन में वापस आ गई थी, क्योंकि चाइना ने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, क्योंकि वो इंडिया के क्लोज आ गई थी। तो अब चाइना को जगह मिल रही है बांग्लादेश के अंदर, वो घुसेगा और इंडिया को का खतरा बढ़ गया सब तरफ से। इंडिया मजबूती कर रहा है अपनी एयरफोर्स की, आर्मी की, नेवी की, बहुत सा काम किया जा रहा है। लेकिन साथ में ये जो लड़ाई है, ये कैसे लड़ेंगे, कितनी इंटेलिजेंस को इकट्ठा कर लेंगे, कितनी हम बीएसएफ इकट्ठी कर लेंगे, कितने हम आर्मी के और लोग इकट्ठे कर देंगे यहाँ पे तैयार होने के लिए। लेकिन खतरा सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान के इकट्ठा होने पे नहीं है, खतरा इसलिए है कि इसके पीछे चाइना खड़ा है। और दूसरा खतरा इसलिए है कि यहाँ पे यूएस खड़ा है इनके पीछे, यूएस इनको सपोर्ट कर रहा है कि आप इंडिया को टारगेट हो। और जो बाइडेन के होते हुए सिर्फ हम एक सिचुएशन पे हम सेफ हो सकते हैं बड़े अच्छे से, जब यहाँ पे जो बाइडेन छोड़ करके डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे वॉर की सिचुएशन चल रही है, क्योंकि अब रशिया साथ खड़ा हो गया ईरान के, और ऐसा लगता है कि वहां पे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही है। लेकिन इंडिया की मुसीबतें तो बनी हुई है और बढ़ी रही हैं साथ में। मतलब कुल मिला के चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट चुपचाप अपना काम कर रही है ताकि भारत के लोगों को सिक्योर किया जा सके। एक मैं आपको और बात बता दूं कि हमारा जो बॉर्डर लगता है 3323 किलोमीटर का पाकिस्तान के साथ, और चाइना के साथ लगता है शायद जो हमारा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है 3400 किलोमीटर का, बांग्लादेश के साथ 4097 किलोमीटर का। तो 10,000 से ज्यादा तो बॉर्डर हमारा बॉर्डर हो गया जो डिस्टर्ब्ड है। फिर म्यांमार के साथ हमारा 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो भी डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि चाइना वहां से मिलिटेंट को भेजता है। फिर 699 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है भूटान से, जो सेफ माना जाता है। बाकी हमारा बॉर्डर लगता है शायद 1700 किलोमीटर का नेपाल के साथ, वो भी ओपन है। तो वहां पे इस टाइम पे ओली आ गए हैं, क्या वो प्रॉब्लम करते हैं इंडिया के लिए, तो वही दिक्कत है। फिर हमारा जो बॉर्डर लगता है सबसे बड़ा, वो है हमारा जो सी के साथ लगता है, वो है 7516 किलोमीटर का, जहां पे हमने रडार्स लगा रखे हैं पूरे बॉर्डर पे, अक्रॉस बॉर्डर के भी और साथ में अक्रॉस द बॉर्डर अपनी आइलैंड्स पे, अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन पूरी विजिलेंस है, फिर भी खतरा बना हुआ है, और खतरा तो बना भी रहेगा साथ में। बिल्कुल, आई थिंक खतरा तो हमेशा बना रहेगा, लेकिन जो हमारी सरकारें बिल्कुल एक्टिव होकर काम कर रही हैं देश की सुरक्षा के लिए, उसके जनता को सुरक्षित रखने के लिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कोशिश यही है कि इन लोगों को किस तरीके से भारत में घुसने से रोका जा सके, आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर सारी जानकारी शेयर करने के लिए। सबसे निवेदन है वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।